आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या है? हमारे पार्टी का उद्देश्य इस पूरे प्रदेश में जहां भी शोषितों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर अत्याचार होगा, वहां हमारी पार्टी खड़े होकर के उन लोगों के साथ रहेगी और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। हमारी पार्टी इसलिए प्रतिबद्ध है कि हम सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदलने का काम करेंगे। अगर इस देश की सत्ता ने इस देश के गरीबों का हक और अधिकार छीना है तो हम सत्ता में इस देश के गरीबों के हक और अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सत्ता में भी काबिज होंगे और सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदलेंगे। तमाम प्रकार की कुरीतियां और तमाम प्रकार के गलत नीतियां सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं जो इस देश के गरीबों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, इस देश के अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। तो हमारी पार्टी यह चाहती है कि ऐसी नीतियां बने जो इस पूरे समाज को लाभान्वित करने वाली हों और लाभ पहुंचाने वाली हों। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम चल करके यहाँ इस कार्यक्रम में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम सुरेंद्र भाई को जिला पंचायत का प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 खेसराहा और सिद्धार्थ नगर से पार्टी की तरफ से नियुक्त किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीते और वार्ड नंबर 35 से जीत करके इस क्षेत्र के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार को लड़ने का काम करें जो हमारी प्रतिबद्धता है। इसलिए हम अपने पार्टी के तरफ से और सुरेंद्र भाई के समर्थन में यहाँ पर जनसभा करने आज पहुँचे हैं और इसी तरीके से हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह पर कार्यक्रम लगा करके चौपालों के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और ऐसी महासभाओं के माध्यम से जन जागृति का कार्यक्रम कर रही है और लोगों को बताने का काम कर रही है कि हमारे पार्टी की तरफ से जो भी समर्थित प्रत्याशी हैं उनको भारी से भारी वोट देकर के विजयी बनाने का काम करें। और इसी क्रम में आज सिद्धार्थ नगर हम पहुंचे हैं और सिद्धार्थ नगर में हमारे बगल में बैठे हैं सुरेंद्र जी, इनको हमने पार्टी की तरफ से जिला पंचायत प्रत्याशी नियुक्त किया है। क्या आपकी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेंगी? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेगी और जो ये बस आ ही चुका है पंचायत चुनाव, इस पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ हमारी पार्टी लड़ने का काम करेगी। और हमने पहले ही कहा है कि हम पंचायत से शुरुआत करेंगे। पंचायत से शुरुआत करने के बाद ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आने वाला है। उन सारे चुनाव में हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यहीं से हम खाता खोलेंगे, तब विधानसभा पहुंचेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे और सरकार बनाने का भी काम करेंगे। इसलिए पंचायत चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और ये हमारे मान सम्मान की भी लड़ाई, इसको हम अपना समझ रहे हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ निर्देशित करके हम लोग लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव। 2022 को लेकर क्या क्या तैयारी है? 2022 को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। 2022 में विधानसभा का जो चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच करके सरकार बनाने का भी काम करेगी और एक ऐसी सरकार देगी जो वास्तव में लगेगा आप लोगों को, आप जितने भी पत्रकार भाई हैं, आप लोगों को लगेगा कि आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो गंगा जमुनी तहजीब को महत्व देती है, जो हिंदू मुसलमान की एकता को महत्व देती है, जो सर्व धर्म समभाव की महत्व को लेकर के चलने का काम करती है। इसलिए 2022 में हम पूरी तैयारी के साथ जुट चुके हैं और अभी से ही जुट गए हैं। प्रभारी लोग नियुक्त किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से और चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वर्तमान की राजनीति के बारे में आपका क्या राय है? वर्तमान की राजनीति आप सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार साथी परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है। यानी कि ऐसा कोई भी समुदाय नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो वर्तमान समय में परेशान ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को बदलनी चाहिए। इस व्यवस्था को बदल करके इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पहले थी उस मिसाल को फिर से कायम किया जाए और संविधान को ताकतवर बनाया जाए और संविधान को ताकतवर बना करके लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम करते हुए हम चाहते हैं कि एक ऐसे सशक्त नेतृत्व की जरूरत है इस प्रदेश में जो इस प्रदेश को ताकत दे सके और हम उसके लिए तैयार हैं। हम ऐसा नेतृत्व देने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद लोधी जी ने निर्देशित किया है कि हमको एक ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और वर्तमान समय की जो व्यवस्था है जो पूरी तरीके से कुंठित हो चुकी है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, उस व्यवस्था को फिर से कायम करके इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करनी है जो हिंदू मुसलमान की एकता को बना सके, एक ऐसी ताकत पैदा करनी है जो दलित और पिछड़ी और सभी
समुदाय और सभी वर्गों की एकता को कायम कर सके। कृषि बिल पर आपके क्या विचार हैं? कृषि बिल काला कानून है। वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे किसान सुखी जीवन यापन कर सके, क्योंकि खेती हमारी माँ होती है, हम उसको माँ कहते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार कहती है कि इसी खेती को आप पूंजीपतियों के कोठरियों में गिरवी रख करके चले आइए। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सरकार को अभी समय दे रहे हैं, अभी सरकार समय ले ले, और सरकार समय रहते ही अगर इन कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है तो एक आंदोलन तैयार किया जाएगा, और आंदोलन के जरिए सरकार को मजबूर किया जाएगा कि कृषि कानून जो काला कानून आया है, जो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, उस कृषि कानून को उनको वापस लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली की बॉर्डर पर इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, 140 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन भाजपा के लोग और सरकार के जितने भी पक्षकार लोग हैं वह इनको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं। अब किसान हमारा खालिस्तानी हो गया, जो हमारा पेट भरता है, अरे हमारा नहीं, उस सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका भी पेट भरता है, लेकिन उनको भी खालिस्तानी और आतंकवादी और तमाम प्रकार के उपमाएं दी जा रही हैं। कितने शर्म की बात है कि हमारा किसान जो पूरे देश का पेट भरता है आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी है। सरकार कह रही है ना, तो हम तो भी कह रहे हैं कि आप कह रहे हो तो हमको मौखिक नहीं चाहिए, हमको लिखित चाहिए। आप लिख करके दो कि एमएसपी जारी रहेगी। आपने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, आया नहीं आया। आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सरहदों पर एक सिर के बदले 10 सिर वापस लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपके ही आंकड़े बताते हैं कि 96% शहादत का जो रेट है वो बढ़ गया। आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, क्या हुआ रिजल्ट आप सभी लोगों को आप सब जानते हैं। आपने ही कहा था कि जब हम जीतेंगे तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज आप ही का डाटा कहता है कि 6 करोड़ से अधिक नौकरियां आप जो है जब्त कर चुके हो, खा चुके हो। तो आपने तो कहा, आपने कहा सब कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं। तो कैसे मान लें कि आप एमएसपी के बारे में जो कह रहे हैं वह लागू होगा। इसलिए हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आप एमएसपी कहिए मत, उसको लिखित तौर पर उसी कानून में इंगित करिए कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपके मन में काला है। आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। आप बहुत सारी बातें वादा कर करके लाए थे, लेकिन आपने एक भी वादा नहीं पूरा किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि एमएसपी पे अगर आप वास्तव में कानून में चाहते हो कि एमएसपी बनी रहे तो आप लिखित दो, और लिखित दोगे तभी जो हम मानेंगे कि आप एमएसपी को लागू रखना चाहते हैं। बजट पेश हुआ, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, बजट पर बहुत ज्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बजट पर मैं उन लोगों से जो बजट को बहुत अच्छा मान रहे हैं उन लोगों से मैं सीधा सीधा प्रश्न करता हूं कि आप बताइए कि कृषि बजट और स्वास्थ्य बजट, शिक्षा बजट में कितना जो है पैसा दिया गया। आज तो स्थिति यह है कि पहले बजट पेश हुआ करता था तो यह कहा जाता था कि इतनी कंपनियां आएंगी, और आज बजट में यह हो रहा है कि इतनी कंपनियों के शेयर बेचे जाएंगे। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि बजट हमारे हित में है या हित में नहीं है।